45 साल पहले एक क्राइम ने दिल्ली को हमेशा के लिए बदल दिया। नाइनटीन में दिल्ली एक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। कांग्रेस के काफी डिकेड्स के रूल के बाद इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी इंपोज कर दी। देश को पता चला व्हाट इट वाज लाइक टू लिव विदाउट अ डेमोक्रेसी। तो 1977 में देश के सबसे ड्रामेटिक इलेक्शंस हुए, जिसमें इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा और दिल्ली में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में आई। नई सरकार संभली भी नहीं थी कि उसे एक ऐसे क्राइम ने घेर लिया जो कि एक नेशनल केस बन गया। सैटरडे 26 अगस्त 1978 टीनेज सिबलिंग्स गीता और संजय चोपड़ा न्यू दिल्ली के एक पॉश एरिया में अपने घर से ऑल इंडिया रेडियो के लिए निकले। वक्त था शाम के 6:15 बजे। AIR में गीता एक म्यूजिक प्रोग्राम होस्ट करने वाली थी। उनके पिता कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा ऑफ द इंडियन नेवी उन्हें पिक करने के लिए रात को करीब 9 बजे AIR पहुंचे, पर गीता और संजय डेजिग्नेटेड स्पॉट पर नहीं थे। AIR के स्टाफ ने कैप्टन चोपड़ा को बताया कि गीता प्रोग्राम रिकॉर्ड करने आई ही नहीं है। कैप्टन चोपड़ा जानते थे कि कुछ तो गड़बड़ है। जल्द ही पुलिस इन्वॉल्व हो गई और कैप्टन चोपड़ा की वजह से इंडियन नेवी भी, पर काफी तलाश के बाद भी गीता और संजय चोपड़ा की कोई खबर नहीं थी। 29 अगस्त की सुबह एक मिल्कमैन को सड़क किनारे झाड़ियों से काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल आई। जब वो उसे चेक करने गया तो उसने देखा कि वहाँ 2 बॉडीज थी। जल्द ही वहाँ पुलिस पहुंच गई। उन्हें क्राइम सीन से खून और डिकम्पोजिंग बॉडीज के अलावा कोई क्लू नहीं मिला। गीता और संजय चोपड़ा का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। दिल्ली शॉक में थी, पर साथ ही बहुत गुस्से में भी थी। लोग सवाल पूछ रहे थे क्योंकि अगर पुलिस चाहती तो इस हॉरिफिक क्राइम को वो रोक सकती थी। पुलिस को गीता और संजय की किडनैपिंग की खबर उनके गायब होने के कुछ मिनटों बाद ही पता चल गई थी। उनके पास किडनैपर्स की कार का डिस्क्रिप्शन था। उन्हें यह भी पता था कि बच्चों को आखिरी बार कहाँ देखा गया था। वो इसलिए क्योंकि इस किडनैपिंग का एक विटनेस था। इंद्रजीत सिंह नाटो स्कूटर पर जा रहे थे और उन्हें एक फिएट कार ने तेजी से क्रॉस किया। उन्हें इस कार से एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने कार को फॉलो करना शुरू किया। उन्होंने 2 आदमियों को फ्रंट सीट पर और बैक सीट पर एक टीनेज लड़के और एक लड़की को देखा। ये लड़का उन 2 आदमियों से लड़ रहा था और उसकी टी-शर्ट पर खून लगा हुआ था। इंद्रजीत ने कार को रोकने की कोशिश की, पर एक क्रॉसिंग पर कार तेजी से आगे निकल गई। इंद्रजीत तुरंत ही पुलिस स्टेशन गए और इस इंसिडेंट को रिपोर्ट किया। पुलिस का रिएक्शन था शायद कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये एरिया हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। पुलिस ने इस इंसिडेंट को सीरियसली ना लेते हुए कोई एक्शन नहीं लिया तब तक जब तक कि बच्चों के पेरेंट्स ने उनके मिसिंग होने की कंप्लेंट दायर नहीं की। तब तक बच्चों को किडनैप हुए 3 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। जब अगले दिन इंद्रजीत को बच्चों की फोटो दिखाई गई तो वो गीता को तो नहीं पहचान पाया, पर उसने संजय की फोटो देखकर उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही लड़का था जो उन 2 आदमियों से कार में लड़ रहा था। पुलिस ने इस क्राइम को रोकने का मौका जाने दिया था। क्योंकि बॉडीज इतना डिकम्पोज हो चुकी थी, डॉक्टर्स के लिए यह पता लगाना मुश्किल था कि गीता के साथ सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुआ है या नहीं। बट गीता वॉज मिसिंग हर अंडरगारमेंट्स, तो पुलिस सेक्सुअल मोलेस्टेशन को अभी भी मर्डर्स का मोटिव मान रही थी। गीता और संजय दोनों को किसी शार्प वेपन से कई जगह मारा गया था, जो एक बात साफ बताती थी कि जब तक उनकी जान नहीं चली गई, गीता और संजय अपने अटैकर्स से आखिरी वक्त तक लड़ते रहे, वो उनका मुकाबला करते रहे। तो इस केस पर रिसर्च करने के लिए मैंने जिस सोर्स को फॉलो किया है वो है ये बुक फॉलन सिटी बाय सुदीप चक्रवर्ती। चाहे फॉरेंसिक एविडेंस हो या फिर रंगा बिल्ला की कन्फेशन या फिर केस फाइल्स, इसमें सब चीज़ों को काफ़ी गहराई में जाके एनालाइज किया गया है। इन मर्डर्स की न्यूज़ पार्लियामेंट तक पहुंच गई। नई जनता पार्टी गवर्नमेंट पर काफ़ी प्रेशर था कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ने का। कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स दिल्ली की सिक्योरिटी और इस क्राइम के रिस्पॉन्सिबल लोगों को अरेस्ट करने को लेकर सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। सिचुएशन को शांत करने और स्टूडेंट्स से बात करने के लिए फॉरेन मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचे। जब वो स्टेज पर जाकर स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे, तब भीड़ में से किसी ने उन पर एक पत्थर फेंका। वाजपेयी को सर पर चोट लगी और पुलिस को क्राउड को कंट्रोल करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली काफी तेजी से बदल रही है। इस क्राइम का इम्पैक्ट इमीडिएट एंड परमानेंट था। पुलिस का अनुमान था कि मर्डरर्स ने लिफ्ट देने के बहाने गीता और संजय को किडनैप किया होगा। दिल्ली के लोग लिफ्ट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, जिसकी वजह थी दिल्ली का ओवरबर्डन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड एक्सपेंसिव एंड एग्रेसिव कैब्स एंड रिक्शास। इस क्राइम के बाद दिल्ली में लोगों ने, खासतौर से यंगस्टर्स ने, स्ट्रेंजर्स से लिफ्ट लेना टोटली बंद कर दिया। दिल्ली में जो एक इल्यूजन था सेफ्टी का, इसका कैपिटल सिटी होने के नाते, वो अब हमेशा के लिए चला गया था। पुलिस के पास जो सबसे बड़ी लीड थी वो थी किडनैपिंग में यूज की गई कार का डिस्क्रिप्शन। दिल्ली के आदर्श नगर में एक अबेंडन कार की खबर पुलिस को मिली। प्रीमियर पद्मिनी
द नेम ऑफ द फिएट मॉडल इन इंडिया। इस कार की चोरी की खबर पुलिस को कुछ दिन पहले मिली थी। इसे अशोका होटल के सामने से चुराया गया था। किडनैपिंग कार के डिस्क्रिप्शन से ये कार काफी सिमिलर थी। इस कार से पुलिस को 2 फेक नंबर प्लेट्स मिली। कार में ब्लड स्टेन्स मिले, कुछ क्लम्प ऑफ हेयर मिले। कार को वॉश किया गया था अंदर और बाहर दोनों जगह से, पर उसके बाद 20 की विंडोज से फिंगरप्रिंट्स मिले। अब पुलिस के पास फिंगरप्रिंट्स तो थे, पर उसे किसके साथ मैच करना है ये उन्हें नहीं पता था, क्योंकि अभी भी उनके पास कोई सस्पेक्ट नहीं था। किसी भी सस्पेक्ट का नाम सामने नहीं आने से मीडिया ने अपनी खुद की थ्योरीज बनाना शुरू कर दी। सबसे पॉपुलर थ्योरी थी कि गीता और संजय के मर्डर्स एक रिवेंज किलिंग थे। इस थ्योरी का सामने आने का मेन रीज़न था कि क्योंकि कैप्टन चोपड़ा इससे पहले एक मिलिट्री कोर्ट में काम करते थे, तो शायद उन्होंने किसी को वहाँ सज़ा दिलवाई हो। उनमें से किसी आदमी ने कैप्टन चोपड़ा से बदला लेने के लिए गीता और संजय का मर्डर करवाया हो। इस बॉलीवुड फिल्म स्टाइल थ्योरी का कोई भी बेसिस नहीं था, पर मीडिया को कुछ तो रिपोर्ट करना ही था। एक अच्छा इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर ये होना चाहिए कि एविडेंस आपको सस्पेक्ट तक ले जाए, पर बहुत सी पुलिस फोर्स पहले सस्पेक्ट को तलाश करती हैं, उसके बाद सस्पेक्ट को देखते हुए एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करती हैं। ये कई बार टनल विजन का भी रीजन हो सकता है। इस केस में पुलिस मीडिया और पब्लिक की प्रेशर की वजह से सस्पेक्ट्स को जल्द से जल्द ढूंढना चाहती थी। कई शहरों की पुलिस इस केस पर काम कर रही थी। पुलिस इन्फॉर्मेंट्स की मदद से एक नाम सामने आया, बिल्ला। बिल्ला एक वांटेड क्रिमिनल था जो कि मुंबई, देन नोन एज बॉम्बे, में ऑपरेट करता था। बिल्ला को मर्डर वाले हफ्ते दिल्ली में देखा गया था। उसका एक साथी भी था, रंगा। रंगा बिल्ला किडनैप स्पेशलिस्ट थे। इन पर पहले भी मर्डर के चार्जेस लग चुके थे और वो मर्डर्स और किडनैपिंग के एरियाज के आसपास देखे गए थे। पुलिस के लिए वो प्राइम सस्पेक्ट्स बन चुके थे। मीडिया ने रंगा बिल्ला को पूरे भारत में हाउस होल्ड नेम्स बना दिया। ऐसा लग रहा था कि पूरा देश उन्हें ढूंढ रहा है। कुछ सोर्सेस के मुताबिक रंगा बिल्ला क्राइम करने के बाद बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान भाग गए थे। कुछ दिनों बाद 2 आदमी एक धीमी रफ्तार से जाती हुई कालका मेल में खिड़की से चढ़ गए आगरा के पास। इन 2 आदमियों को नहीं पता था कि इस बोगी में इंडियन आर्मी सोल्जर्स भी जा रहे थे। जैसे ही सोल्जर्स ने 2 लोगों को खिड़की से जंप करते हुए देखा, उन्हें लगा कि शायद ये लूट के इरादे से ये 2 आदमी ट्रेन में घुसे हैं। सोल्जर्स ने उन्हें पकड़ लिया और पूछताछ करनी शुरू की। किसी सोल्जर ने न्यूज़पेपर में रंगा बिल्ला की फोटो देखी थी और वो इन दोनों आदमी को देखकर पहचान गया कि ये दोनों रंगा बिल्ला ही हैं। उन्हें जल्द ही पुलिस के हवाले कर दिया गया। रंगा बिल्ला शेयर लक की वजह से कानून की गिरफ्त में आ चुके थे। पहले कुछ घंटों में पुलिस के लिए रंगा बिल्ला को सेफ रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पब्लिक इन्हें लिंच करना चाहती थी। जल्दी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि मर्डर्स का मेन मोटिव किडनैपिंग एंड रैंसम था। जब रंगा बिल्ला ने गीता और संजय को लिफ्ट मांगते हुए देखा तो उन्हें लगा कि ये बच्चे शायद किसी रिच फैमिली से हैं और वो उन्हें किडनैपिंग के बदले अच्छे खासे पैसे दिलवा सकते हैं। किडनैप करने के बाद जब उन्हें पता चला कि गीता और संजय के पिता इंडियन नेवी में ऑफिसर हैं, तो उन्होंने रैंसम की उम्मीद छोड़ दी। बट अकॉर्डिंग टू द पुलिस, सेक्सुअल मोलेस्टेशन ऑफ यंग गीता was on the criminal's mind. मीडिया में भी कुछ बिजार क्लेम्स हो रहे थे एंड कुछ पब्लिकेशंस ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को वेट भी दिया, जिसमें एक थ्योरी थी कि रंगा बिल्ला हायर्ड किलर्स थे, जैसे किसी पावरफुल पर्सन ने गीता और संजय को मारने के लिए हायर किया था। पर इससे पहले कि इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को और वेट मिलता, रंगा ने जल्दी कन्फेस कर लिया। रंगा ने पूरे क्राइम के लिए बिल्ला को ब्लेम किया। उसके मुताबिक बच्चों को किडनैप करने का प्लान बिल्ला का था। इट वॉज बिल्ला हु रेप्ड गीता, और वो बिल्ला ही था जिसने गीता और संजय का मर्डर किया। उसके बाद जल्द ही बिल्ला का कन्फेशन भी आ गया, जो कि रंगा से काफ़ी मिलता जुलता था। बस एक डिफरेंस था, उसने सबके लिए रंगा को ब्लेम किया। किडनैपिंग, रेप एंड मर्डर्स, एवरीथिंग इन अ कंट्री वेयर केसेस यूजुअली टेक्स ईयर्स टू कंप्लीट टू कमिंग टू अ वर्डिक्ट। रंगा बिल्ला के केस में उन्हें सिर्फ 8 महीने में, बल्कि 8 महीने से भी कम में फांसी की सज़ा हो गई। उन्होंने काफ़ी सारी मर्सी पिटीशंस भी दायर की, पर वो सब रिजेक्ट हो गई। फाइनली इन जनवरी 1982 रंगा बिल्ला वर हैंग्ड इन तिहाड़। इस केस पर कई लोगों ने सवाल भी उठाए हैं, खासतौर से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर। कुछ लोगों का मानना है कि इतना मीडिया प्रेशर होने की वजह से पुलिस ने इस केस के हर पहलू पर ध्यान नहीं दिया। उनका ये भी कहना है कि अगर रंगा बिल्ला के पास अच्छे वकील होते तो उन्हें फांसी की सज़ा ना मिलती। आपका क्या मानना है ये हमें ज़रूर बताइएगा। एंड ऑफ कोर्स इस बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप रीड कर सकते हैं ये बुक, जिसका मैंने पहले मेंशन किया था। ये बुक आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है।